आप लोगों ने कभी प्राइस की मूवमेंट पे गौर किया है कि प्राइस की हर गिरावट और प्राइस जब अप ट्रेंड में हो या कंसोलिडेशन में हो तो आपने कभी सोचा कि ये प्राइस चलती कैसे है, या आपको ये लगता है कि ये प्राइस रैंडमली मूव करती है? तो आप इस बात का क्या जवाब देना चाहेंगे? प्राइस एक्चुअल में दो ताकतों के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में चलती है, और उन दो ताकतों को हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वाइकॉफ मैथडोलॉजी के जो 3 फंडामेंटल लॉज हैं वो आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या है। एक्चुअल में ये कोई ट्रेडिंग मार्केट में चले जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया की हर इकोनॉमिक्स या हर मार्केट में अप्लाई होता है। ये इकोनॉमिक्स का एक कह लें कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप इस वक्त हमारे ICT वाइकॉफ यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पीछे अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने पीछे कई और वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है, वाइकॉफ पर, और इससे पीछे हमने ICT की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और ये वाइकॉफ की जो सीरीज़ है जिसमें हमने 4 एपिसोड रिलीज़ कर दिए हैं, अब ये 5th एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आए। तो सबसे पहले अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो इससे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि समझना हमारे लिए ज़रूरी है वो है कि फंडामेंटल लॉज ये क्या हैं। देखें, वाइकॉफ मैथडोलॉजी ने हमें 3 मेन लॉ दिए हैं, 3 फंडामेंटल लॉज। अगर हम उन 3 लॉज की बात करें, जो पहला लॉ होता है वो है सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा लॉ जो वाइकॉफ मैथडोलॉजी से हमें मिलता है वो है कॉज एंड इफेक्ट। और तीसरा लॉ जो वाइकॉफ मैथडोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है हम उसे कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब इन 3 लॉज का पर्पस क्या है? ठीक है, पहला जो लॉ है ना, ये वाला सप्लाई एंड डिमांड, ये हमें बताता है कि प्राइस मूवमेंट क्यों करती है। ये हमें वाई एक्सप्लेन करता है कि वाई प्राइस मूव, यानी कि एक तरफ अगर प्राइस मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो प्राइस मूव करती क्यों है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हमें ये बताता है। कॉज एंड इफेक्ट हमें क्या बताता है कि हाउ फार प्राइस कैन मूव। ठीक है, जो प्राइस है वो कितनी दूर तक मूव कर सकती है, ठीक है, कितनी दूर तक जा सकती है। और तीसरा लॉ जो कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का, ये हमें बताता है कि अब प्राइस कंटिन्यू रखेगी अपने आप को, ठीक है, या फॉल कर जाएगी। तो ये 3 लॉज हैं, ये फंडामेंटल लॉ हैं। ये दुनिया की आप कह लें कि ये सिर्फ ट्रेडिंग ही इंडस्ट्री नहीं है बल्कि ये हर इंडस्ट्री में चलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो कह लें सप्लाई एंड डिमांड है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। वैसे ही हमारा लेक्चर को इकोनॉमिक्स में नहीं होने जा रहा और ना ही मैंने आपको इसमें कर्व समझाने, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कर्व्स का कि कैसे आ रहा है, वो कर्व से बेहतर मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। तो कर्व्स में बहुत ज़्यादा फिर आप परेशान हो जाएंगे और लेक्चर बहुत हमारा बोरिंग हो जाएगा। तो हम सप्लाई एंड डिमांड को देखेंगे, इकोनॉमिक्स की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो जितनी भी डाली हैं डेप्थ में डाली हैं, ठीक है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ये नहीं है कि डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फुल डेप्थ में, लेकिन वो जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, ठीक है ना। जो ना कि हमने इकोनॉमिक्स में आगे हमारा कोई कारोबार है तो हमने क्या करना है, ठीक है ना, माशियात की तरफ हमने ये जैसे जाना है, हम तो सिर्फ ये मार्केट में है ना, तो हमने इस वे में समझना है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है। अगर हम सबसे पहले सप्लाई की बात करें, सप्लाई किसे कहते हैं? अगर आप सप्लाई की बात करें ना तो सप्लाई सिंपली आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट कह लें, एसेट कह लें, जो क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं एक मार्केट में, ठीक है। जो अवेलेबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या बताता है कि मार्केट में सप्लाई कितनी है। जबकि डिमांड क्या है? डिमांड होती है जो बायर्स होते हैं ना, बायर जो ख़रीदने वाले होते हैं, उनकी एबिलिटी टू परचेज, यानी कि वो कितना मार्केट से बाय कर सकते हैं। एक मिनट, एबिलिटी टू
परचेज, यानी कि उनकी मार्केट में बाइंग एबिलिटी कितनी है, उनकी डिज़ायर कितनी है प्राइस को लेकर, इसे हम कहते हैं डिमांड। सप्लाई आप कह लें कि किसी भी मार्केट में किसी भी चीज़ की जो मौजूद क्वांटिटी होती है हम उसे सप्लाई कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन एनी मार्केट, ठीक है। और जो डिमांड होती है वो आपके जो बायर्स होते हैं उनकी डिज़ायर क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग एक रॉन्ग मिथ ले लेते हैं, वो कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड होता है नंबर ऑफ़ बायर एंड नंबर ऑफ़ सेलर। तो ये बात गलत है। कभी भी सप्लाई एंड डिमांड ऐसा नहीं होता कि सप्लाई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेलर एंड डिमांड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ बायर, ये नहीं होता। आप देखें ना मार्केट में बाज़-औक़ात एक बायर इतना मजबूत होता है कि वो 100 सेलर को ख़रीद सकता है, उनके प्रोडक्ट्स ख़रीद सकता है। तो ये नंबर्स ऑफ़ बायर एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स के दरमियान की जंग नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट्स के दरमियान की है कि कोई प्रोडक्ट कितनी ख़रीदी जा रही है और कितनी बेची जा रही है, ठीक है। तो रिचर्ड डी वाइकोफ का जो ये लॉ है ना, ये फंडामेंटल लॉ इकोनॉमिक्स और हर दुनिया की हर फाइनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इस लॉ की मैं आपको तारीफ बताने लगा हूँ, ठीक है, फिर हम इसको ज़रा समझेंगे डेप्थ में। ये लॉ कहता है कि इफ़ डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि अगर प्राइस में जो डिमांड है, इफ़ डिमांड बढ़ जाती है किससे, सप्लाई से, तो इसका क्या जवाब आता है, जो आपकी प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या करेगी, वो राइज़ होगी, वो बढ़ेगी। अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या करती है, राइज़ करती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि पाकिस्तान में जो नमक है, अब नमक का क्या है, पाकिस्तान में नमक की कानें हैं, उसकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नमक की जो प्राइस है वो कम है। अब ऑपोजिट अगर हम इसके बात करें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो वो तो आ जाएगा, अगर सप्लाई की रेटर हो तो नमक वाली यहाँ वहाँ जल लगेगी हमारी एग्जांपल। अब जो डिमांड की बात करें, अगर डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से ज़्यादा, अब जैसे कि नमक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास नमक की सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड क्या है, कम है, तो प्राइस तो नीचे है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लाइक पेट्रोल ले लें, पाकिस्तान में पेट्रोल की बाज़-औक़ात कमी हो जाती है या आता नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जियोपॉलिटिकल इशू, क्या होता है, पेट्रोल की कीमत फ़ौरन क्या हो जाती है, आसमान को छूने लग जाती है, बहुत महंगा हो जाता है। जबकि जो हमारी नियरेस्ट कंट्री है लाइक ईरान, तो वहाँ तो पेट्रोल बहुत सस्ता है। वहाँ क्यों सस्ता है, क्योंकि वहाँ सप्लाई ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सप्लाई नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो क्या कर जाती है, राइज़ कर जाती है। इसी तरह अगर सप्लाई वाज ग्रेटर दैन डिमांड, तो जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या करेगी, फॉल करेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपकी जो सप्लाई है, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था, जो आपकी डिमांड है वो क्या हो, वो लेस हो, किससे, सप्लाई से, यानी कि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो मार्केट में, जैसे कि मैंने नमक की एग्जांपल आपको दी है, तो प्राइस क्या करेंगी, प्राइस फॉल करेंगी। ये बेसिक असूल है। अगर डिमांड बढ़ जाए मार्केट में किसी चीज़ की और सप्लाई कम हो, तो प्राइसेस क्या करती है, राइज़ करती हैं। अगर ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे ना मार्केट में, तो क्या होगा, सप्लाई होगी नहीं, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो प्राइस क्या करेगी, अप जाएगी। इसी तरह अगर जो डिमांड है, ठीक है, वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, अब प्राइसेस फॉल करेंगी। अब ये सिंपल द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है, सिंपल। इसमें ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड यही कहता है कि अगर प्राइस की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस है, अगर वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्यों बढ़ेगी, जब उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। और कम कैसे होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, ठीक है। बढ़ने का सिंपल सा फंडा क्या है, बढ़ने के लिए डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑर्डर की कम होनी चाहिए, लेकिन चाहने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप देखें ना, कोई भी जो चीज़ होती है वो अपनी नामौजूदगी में अपनी वैल्यू बनाती है। यही सिंपल सा असूल है कि एब्सेंस क्रिएट ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, आपकी गैर मौजूदगी ही से आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। यही रीज़न समझ लें, यही है कि अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट की कीमत और प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो उसकी क्या होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, प्राइसेस राइज़ करेंगी, और अगर वो कम है तो वो फॉल करेंगी। अच्छा, अब जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है ना, इसमें एक चीज़ आ जाती है, अब वो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके पहले से आपने एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि प्राइस, जो कीमत होती है,
ऑलवेज सीक इक्विलिब्रियम। प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ भागती है। इक्विलिब्रियम में ऐसा एरिया होता है जहां पे नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर क्या होते हैं। अब इक्विलिब्रियम को समझते हैं ना, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जहां पर नंबर्स ऑफ, यानी कि आपसे हम ये लिख दें, जहां पे बायर्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू सेलर होते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जिसमें बायर एंड सेलर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो दोनों एक प्राइस में कह लें कि रजामंद होते हैं या दोनों एक जगह पे होते हैं। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, जिसमें प्राइस पे दोनों होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, बायर एंड सेलर एक ही, जैसे कि जितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत है उतनी ही डिमांड है। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और जो मार्केट होती है, जो प्राइस होती है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में भागती है। हमने इनएफिशिएंसीज पढ़ी, अगर आपने ICT वाला लेक्चर देखो तो हमने उसमें फेयर वैल्यू गैप का, जब ये मैंने 1 घंटे का लेक्चर अपलोड किया, आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ठीक है, मास्टर क्लास जो कि 1 घंटे, उस समय मैंने एग्जांपल दिया कि मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है तो मार्केट उससे फिल करनी आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो हमेशा इक्विलिब्रियम में चलती है, मार्केट ऑलवेज एफिशिएंट होती है, और जब वो कोई इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है तो उसे फिल करनी आती है। तो मार्केट हमेशा प्राइस जो होती है वो इक्विलिब्रियम को सीक करती है। ठीक है, और एक और बात, इफ़ सप्लाई एंड डिमांड अगर बैलेंस है तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर प्राइस फिर आपके मेंटेन रहती है। ठीक है, और जब मेरी बात सुने, अब जैसे कि हमने पढ़ा, सप्लाई अगर मार्केट में कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस क्या करती है? प्राइस अप जाती है ऐसे। ठीक है, और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो कीमतें क्या करती हैं? नीचे गिरती हैं। और इसी तरह अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट के सिंपल सी इतनी बात है कि जब मार्केट में बायर एंड सेलर इक्वल हो तो मार्केट क्या करती है? कंसोलिडेशन या रेंजिंग कह लें। ठीक है, कंसोलिडेशन या आप रेंजिंग कह लें, यानी कि एक रेंज में वो फंस जाती है। अच्छा, जब आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाता है? प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाती है, अब रेंज में चली जाती है। अब इससे आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसे आपने समझना है, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इसे आपने समझना है। ठीक है, अब ये सप्लाई एंड डिमांड की टाइप्स होती हैं। अब ये क्या होती हैं? ठीक है, एक बात याद रखें, जो टाइप्स होती हैं दो ही होती हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इससे कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं। एक आपकी होती है एक्टिव सप्लाई, या और साथ में डिमांड लिख लें, क्या आपको अलग-अलग समझाना, बात वही होगी, बस वीडियो बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक होती है आपकी एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड और दूसरी होती है पैसिव सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, अब ये जो एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड है ना, ये हमें बताती है कि मार्केट में किसी ट्रेंड का या किसी सिमत में प्राइस के जाने की शुरुआत हो चुकी है, और मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंटेंशनली, यानी कि वो खुद ऑर्डर्स लगा रहे हैं। एक होता है मार्केट में 2 तरह के ऑर्डर लगते हैं, एक हो जाता है डायरेक्ट ऑर्डर। ठीक है, उसका क्या एग्जांपल है? लाइक आप समझ लें कि यहाँ पे आपके पास ना कोई लेवल पड़ा है। ठीक है, अब ये लेवल पड़ा है तो मार्केट मेकर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ इस जगह पे ना, इस जगह पे हम ऑर्डर लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जब प्राइस ऐसे आएगी ना इस पे, तो मेरा जो लिमिट ऑर्डर है वो फिल लो और प्राइस यहाँ से अप जाए, या लोग सेल स्टॉप का लगा देते हैं। ठीक है, अगर गिरना हो तो भी इसके ब्रेकआउट के बाद सेल का लग जाए। तो ये होते हैं आपके लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इन्हों हम कहते हैं पैसिव सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये आप कह जाते हैं पैसिव सप्लाई एंड डिमांड में, और ये मार्केट को इतना तेज़ी से मूव नहीं करते हैं। और जो एक्टिव ऑर्डर होता है ना, एक्टिव होता है कि आप मार्केट में बैठे हैं, प्राइस गिर रही है, आप इसी जगह पे ऑर्डर लगा दें। ठीक है, अब जैसे ही आप ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट में आपका ऑर्डर लग जाएगा, तो मार्केट क्या करेगी? ऐसे नीचे जाएगी। ठीक है, और मार्केट नीचे जाके कोई भी लेवल है उसकी तरफ तेज़ी से जाएगी।
अब ये जो एक्टिवली आप मार्केट में ऑर्डर्स लगाते हैं ना, मार्केट ऑर्डर फिल होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड। और इससे मार्केट का समझ लें कि एक तरफ से फ़ौरन एक तेज़ी आती है मार्केट में, जबकि जो आपकी पैसिव सप्लाई एंड डिमांड होती है ये लिमिट ऑर्डर्स पे होती है, यानी कि इसमें इतनी ताकत नहीं होती। तो जो एक्टिव सप्लाई एंड डिमांड होती है ये सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, ताकतवर होती है, किससे? पैसिव सप्लाई एंड डिमांड से। और सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। जो पैसिव होती है ये ज़रा अब्जॉर्प्शन वे में होती है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऑर्डर को ऑब्जॉर्व करना, जबकि जो ये आपकी एक्टिव होती है ना, ये फ़ौरन इनिशिएट कर देती है किसी चीज़ को। तो यही हमारा द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना। आपने इसको ज़्यादा लेना है सर पे, क्योंकि हमने इसे ट्रेडिंग में समझना है, इससे यूज़ करना है। तो हमारे लिए ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऐसा ही है, और हमने इसके आगे मेथड भी पढ़ने हैं, ठीक है। हम VSM एक साइन पढ़ते हैं, नो सप्लाई एंड नो डिमांड, या इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वो हमें सप्लाई एंड डिमांड से समझ में आएंगी। तो ये फंडामेंटल लॉज बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन फंडामेंटल लॉज को नहीं समझेंगे तो आपको मार्केट की समझ नहीं आएगी। ये ऐसे ही समझ लें जैसा कि आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो, इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको अल्फ़ाबेट समझाए जाते हैं कि ABC। ये जो फंडामेंटल लॉज है ना, ये मार्केट की ABC है। ये फंडामेंटल लॉ इस मार्केट की ABC है, और इसी वजह से आपने इनको समझना है, ठीक है। आप ऐसे इसको कर लेना, यानी कि इन फंडामेंटल लॉ मार्केट की ABC है। अगर आपको ये फंडामेंटल लॉज का नहीं पता कि हकीकत में मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, आपको पता ही नहीं उसके पीछे रीज़न क्या, आपको ये नहीं पता कि सप्लाई एंड डिमांड है काम किस तरह करती है, कॉज एंड इफेक्ट कैसे काम करती है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कैसे काम करती है, तो ऐसा फिर आपको नहीं, इन पे सेटअप्स हैं, ठीक है। तो हम इन पे सेटअप्स भी पढ़ेंगे, हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी छोटी सी वीडियो है सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है, ना सर पे ले जाने वाली वीडियो, आराम से सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड प्रोडक्ट्स की आपस में कह लें कि जितनी एक चीज़ की मिकदार अवेलेबल हो, ठीक है, और लेने वाले कम हो तो उसकी कीमतें क्या होती हैं, कम रहती हैं। अगर लेने वाला ज़्यादा हो और उसकी जो प्राइस हो वो कम हो, और यानी कि उसकी जो अवेलेबिलिटी नंबर है वो कम हो, तो फिर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यही है कि सप्लाई एंड डिमांड यही है सिंपल। अगर हम इंसानों में बात करें तो किसी की गैर मौजूदगी से पता चलता है कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हज़ारों चीज़ें होती हैं लेकिन हम नाशुक्री करते हैं, तो जब वो चीज़ चले जाती है तो फिर हमें उसका एहसास होता है। तो एक चीज़ वैसे ये कोई ऐसा लेक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ किया करें, ग्रेटिट्यूड। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, ठीक है, जो भी हैं आप शुक्र अदा किया करें, ठीक है। आप बेशक खुदा पे यकीन रखते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन यूनिवर्स का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से हमारे जहन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें खुशी का एहसास देते हैं। और एक बुक है द हैप्पीनेस एडवांटेज, उसमें ये रिसर्च की गई है, उसमें देखा गया कि हम चाहते हैं कि हम काम करेंगे तो खुश होंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो खुश होंगे। वो कहते हैं कि जो इंसान खुश होता है वो खुद ही काम करता है। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसा वे है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये समझ लें कि जब आप इसे करते हैं तो ये वाहिद ऐसा इमोशन है दूसरे किसी भी नफ़रत के, जलन के इमोशंस को आने नहीं देता, सबको मार भगाता है। तो ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को साथ साथ ये देखें, ट्रेडिंग ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को भी ना छोड़ें, ठीक है। ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अल्लाह शुक्र अदा करना सीखें। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना लोग ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।